नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी के भ्रमण कार्यक्रम के लिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो चुके हैं, जिसके बाद जिले का प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुट चुका है। पीएम के स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी अलीगढ़ में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद आमजनों को भी संबोधित करने वाले हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी आधे घंटे से ज्यादा समय तक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण महीने का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने खुद करी। इस दौरान सीएम योगी ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशस्ति पत्र बांटे, जिसके बाद सीएम योगी ने बाल विकास परियोजना अधिकारियों को बधाई दी है। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भर्ती हुई है वो प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई है। इसलिए हम सबके लिए भी ये अविस्मरणीय पल है। बहुत बहुत आभार राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है और हमारा संकल्प भी है। और इसी उद्देश्य से ICDS मास्कट आंचल जो है वो आज यहाँ लॉन्च किया। आंगनवाड़ी में ज्यादातर मैं देखती हूँ दिवाले, तो जो कुछ लिखा है सब मोस्टली शायद 10% होगा हिंदी में, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ। तो मैं पूछती हूँ कि क्या इंग्लिश मीडियम की आंगनवाड़ी है? तो नहीं। तो इतना अंग्रेजी क्यों कर रहे हो भाई? मुझे पता नहीं चलता है कि एक छोटे बच्चे 3 साल के 4 साल के बच्चों के सामने मातृभाषा का महत्व होना चाहिए हमारे सामने। और राष्ट्र की हिंदी भाषा की कमेटियां पूरे देश भर में जाकर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। भाइयों बहनों, हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक नया विजन दिया है और उस विजन के ही क्रम में अगर एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है तो वह कहां से प्रारंभ होता है। अगर मां कुपोषित है तो बच्चा कभी सुपोषित नहीं हो सकता और इसलिए मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और अगर किन्हीं कारणों से बच्चा कुपोषित हो गया है तो उस पर भी ध्यान देना, इसी बात को ध्यान में रखकर के 2018 से पूरे देश के अंदर सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। और आज ये चौथा राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम से हम सब जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस में लगातार कमी आ रही है। कोविड की नियंत्रण स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू के समय में तब्दीलियां की गई हैं। आपको बता दें कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस बीच सभी दुकानें बंद रहेंगी और लोगों को अनावश्यक सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। तो वहीं अगर इस दौरान कोई नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिहाज से चलाए जा रहे ब्राह्मण सम्मेलन के पहले चरण के समापन पर लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन को अपार सफलता मिली है, जो कि दिखाता है कि ब्राह्मण समाज की मानता है कि उनका सम्मान बसपा सरकार में ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि बसपा ने ना तो कभी हवाई वादे किए और ना ही किसी समुदाय को प्रलोभन ही दिया है। हमने हमेशा सभी को, सभी समुदायों के विकास और कल्याण के लिए काम किया। बसपा ने कभी भी किसी से भेदभाव की राजनीति नहीं करी। तो प्रबुद्ध सम्मेलन समापन की 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती मौजूद रही हैं, शंखनाद हुआ। मायावती का अभिनंदन भी इस दौरान किया गया है और मंच पर
मायावती मौजूद रहीं। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र एवं उनकी पूरी टीम का तथा साथ ही प्रबुद्ध वर्ग में से खासकर ब्राह्मण समाज के पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारियों का तथा पार्टी संगठन के भी सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों एवं जिला अध्यक्षों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आपसी तालमेल व सूझबूझ के साथ बीजेपी व इनकी सरकार के हर चुनौती एवं हथकंडों आदि का मुकाबला करके यहाँ पहले चरण के तहत प्रबुद्ध समाज के किए गए अपने सभी जिला स्तरीय कार्यक्रमों को जबरदस्त कामयाब बनाया है। यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हालांकि इस मामले में मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। पार्टी के इस पहले चरण के कार्यक्रम को विफल करने के लिए बीजेपी व इनकी सरकार ने हर प्रकार के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे भी खूब इस्तेमाल किए हैं, जिसमें इनको ज्यादातर निराशा ही हाथ लगी है। बीएसपी लगातार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तख्ती लेके उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों से लोग आए हुए हैं। मायावती आज सीधे संवाद करने वाली हैं इनसे। आज पार्टी कार्यालय में मायावती खुद सभी से मुलाकात करेंगी, इन लोगों से, और सीधे बातचीत करेंगी कि क्या कुछ 2022 में को लेकर क्या कुछ इनकी रणनीति है। आज विचार गोष्ठी बहन जी ने रखा है। ब्राह्मण यहाँ पर बहुत सारे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। किस तरीके से आप देखते हैं इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को? क्या 2022 में ये सब वोटर में बदल पाएंगे? जी हाँ, पूरा ब्राह्मण समाज प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का 2022 में बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि भाजपा के गवर्नमेंट की नीतियों से बहुत दुखी है। सपा में भी उसके साथ बहुत अत्याचार किया गया था। सपा शासन काल में 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ बसपा के ब्राह्मण समाज गए थे। मान सम्मान सबको प्राप्त हुआ था। इस प्रकार माननीय सतीश चंद्र मिश्रा, माननीय नकुल दुबे की अगुवाई में बहन जी के नीतियों रीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए पूरा ब्राह्मण समाज बहुजन समाज के साथ है। प्रबुद्ध समाज के जितने भी पढ़े लिखे सभी लोग हैं, जितने अत्याचार पसंद लोग जो अत्याचार को पसंद करते हैं उनको छोड़ करके जितने शांत प्रिय लोग हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाज सरकार बनेगी। एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन समाजवादी पार्टी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, तो ऐसे में कंफ्यूजन है। सभी पार्टियां कह रही कि ब्राह्मण मेरे साथ में है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीएसपी के साथ? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो पूर्व में कार्य किए गए हैं इनके मान सम्मान और सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ जो प्रबुद्ध वर्ग है बड़ी तेजी के साथ जुड़ रहा है। और यही कारण है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग बहन जी के साथ है और 2022 में बहन की सरकार बनाने जा रहा है। तो ये जो बीएसपी के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनका इस तरीके से उत्साह जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अब ये कहना मुश्किल होगा कि जो इस जो भीड़ है, जो लोग मायावती से संबोधन सुनने आए हैं, क्या ये 2022 में वोटरों में बदल पाएंगे? फिलहाल ये आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा अमन के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो अब बात होगी आगे भाईजान, किसे नफा किसे नुकसान। जी हां, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। अयोध्या दौरे से आने पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। 60 साल तक सबको जिताया, अब हम जीतेंगे।
तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनावों में सपा बसपा से गठबंधन के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहले सपा बसपा को हमसे गठबंधन करने के लिए आने दीजिए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। जवाब यह है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गई हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत पार्टी में उनको शामिल कर लिया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अतीक अहमद का परिवार एआईएमआईएम में शामिल हो गया है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के फसाद में अगर केस चल गया होता तो आज योगी सरकार केस वापस नहीं ले पाती। ये लोग मुसलमानों की लीडरशिप के खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ के बाद अयोध्या का रुख किया है, जहां उन्होंने मंच से सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे के दौरान 8 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी का सुल्तानपुर में कार्यक्रम है। फिर दौरे के आखिरी दिन यानी कि 9 सितंबर को ओवैसी बाराबंकी में रहेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या से जब दौरे का आगाज करने का ऐलान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से हुआ तो पोस्टर पे जिक्र था फैजाबाद का, जिसको लेकर फसाद खड़ा हुआ और इस फसाद के बाद पोस्टर तक तब्दील कर दिए गए और आखिरकार आगाज है। इस खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संवाददाता बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? ओवैसी अयोध्या में है और ऐसे में ओवैसी के आने से पहले फसाद जैसी कह सकते हैं कि बवाल की जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी, क्योंकि पोस्टर पर बवाल चल रहा था, पोस्टर पर रार चल रही थी, फैजाबाद का जिक्र था, फिर रातों रात उसको अयोध्या कर दिया गया। अब कैसे हालात हैं? देखिए पूजा, ये जरूर था कि ओवैसी के आने से पहले अयोध्या में तमाम साधु संतों ने आरोप लगाया था कि अयोध्या सरकार ने, यूपी सरकार ने अयोध्या फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया और ओवैसी के पोस्टर में फैजाबाद का जिक्र किया गया था। ये जरूर है कि जब साधु संतों ने उस पर आरोप लगाया तो ओवैसी के पार्टी के जो यहाँ जिला कार्यकर्ता थे या जिला अध्यक्ष थे या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने उस पोस्टर में नाम अयोध्या दिया। उसके बाद अगर बात की जाए तो ओवैसी इस समय अयोध्या जनपद में प्रवेश कर चुके हैं, उनकी पार्टी भी वो हो चुका है। ये हम जहाँ पे पूजा खड़े हैं, मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, ये अयोध्या जनपद का ये पार्टी कार्यालय है जो एक रुधौली विधानसभा है। ये सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। ओवैसी यहाँ है और उन्होंने बाकायदा जनसभा की है और जनसभा में उनके जो मूल वोटर है उनको साधने की पूरी कोशिश की गई है। और उन्होंने, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, सारे पार्टी के नेताओं को पूरे सब पे बरसे हैं। और रही बात, अगर उन्होंने सबको ये कहा है पूजा की जिस तरह से हमें अब तक चलता गया है और अभी भी चला जा रहा है, वो चाहे सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, जब से कांग्रेस ने, मुसलमानों ने साथ छोड़ा है तब से कांग्रेस पार्टी में नहीं आई। यही हाल बसपा का रहा, यही हाल सपा का रहा। और उन्होंने योगी से लेकर के, और रही बात पूजा फैजाबाद का नाम बदलने की, तो उन्होंने कहा भले आप कागज में बदल दो, कहीं भी बदल दो, पर मेरे दिल में आज ही फैजाबाद है और फैजाबाद रहेगा। जी पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बीएस लाठी, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा और समझा क्या है ग्राउंड जीरो की तहसील रुधौली में इस समय एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं और लगातार आगाज और निशाना भी यहां से विपक्षियों पर साधने का काम कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात देवभूमि की। राजधानी देहरादून के निजी होटल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य संवाद पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कई मंत्री विधायक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर मंथन किया गया, साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा की गई है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी की। उसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 15 दिसंबर तक पूरे राज्यवासियों को वैक्सीनेट कर दिया जाए।
स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यक्रम में बुलाने को लेकर सरकार का धन्यवाद किया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य संवाद करने में सरकार ने बहुत देर कर दी। साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को भले ही स्वास्थ्य मंत्री मिले हों, लेकिन अब सरकार की विदाई का समय आ गया है। खामियाजा प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्वस्थ शरीर से ही हम आगे बढ़ने का भी काम करते हैं और वर्तमान में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर जो है विचारों का आदान प्रदान भी यहाँ पर हुआ है और होता रहेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। स्वास्थ्य मंत्री जी हमको जो है विदाई के अवसर पर मिले हैं और उन्होंने एक प्रयास किया, मैं उनको साधुवाद देता हूं, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अनेक कक्षों का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर निगम में अपने विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले लोगों को समस्याओं के तुरंत समाधान की बात कहें। सभी काउंटर पर कार्य की टाइमिंग की जानकारी भी जो है सेट की जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। साथ ही बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी की जाए। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चार धाम के तीर्थ पुरोहित लगातार कई दिनों से आपको बता दें कि अनशन पर बैठे हुए हैं। केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ी बात कही है। अजय भट्ट का साफ तौर पर कहना है कि बोर्ड गठन के वक्त मैं पहला व्यक्ति था जिसने सभी पक्षों को साथ लेकर चलने की बात कही थी। सरकार जो भी निर्णय लेती है वो जनहित में लेती है। अजय भट्ट ने और क्या कुछ कहा इसमें। बोर्ड के बारे में अच्छा होगा करके हम उसको लाए थे, या तो हमारे मित्र समझ नहीं पाए या कहीं समझा हम नहीं पाए, या वास्तव में उसमें कोई चीज ऐसी वैसी है। तो अच्छी सरकार का ये लक्षण है, ये गुण है कि जो जन भावना है उसके अनुरूप वो लचीली होनी चाहिए। तो हमारी सरकार ने फिलहाल रोक लगाते हुए एक आयोग का गठन कर दिया है। उसमें बहुत ही अच्छे व्यक्ति जो हैं, ईमानदार व्यक्ति जो हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, मनोहर कांत ध्यानी जी, वो पूर्व में सांसद भी रहे हैं। माननीय ध्यानी जी को इस समय कैबिनेट का स्तर भी दिया गया है। वो इसको अच्छी तरह देख रहे हैं। जो उनका निर्णय आएगा उसके आधार पर सरकार काम करेगी। तो इस खबर के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं। अजीत, विरोधाभास बार बार देखने को मिलता है तमाम प्रतिनिधियों के बयान में। आज अजय भट्ट कह रहे हैं कि मैं पहला व्यक्ति था और अगर इस देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर के किसी न किसी तरह की कोई खामी है तो इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ स्थगन की बात बोर्ड की निकल करके सामने आती है। कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है। लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड की बात की जाए तो अब ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। चारों धामों में पिछले लंबे समय से आंदोलन है और सीधे तौर पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की जा रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट की अगर बात की जाए तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भाजपा होने के नाते इनकी तरफ से जरूर ये कहा गया था कि सभी पक्षों को साथ लेकर सरकार गठन करे, और जब बोर्ड का गठन हुआ तो उसमें तत्काल बाद ही उसके विरोध की बातें भी सामने आने लगी। तो तब भी अजय भट्ट की तरफ से बात उठाई गई थी कि सरकार सभी पक्षों को साथ लेकर एक आम राय बनाए कि बोर्ड का गठन किया गया है तो किन वजहों से किया गया है और इससे कितना फायदा आम जनता को मिलेगा। लेकिन अभी हालिया दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आई है कि आंदोलन चरम पर है, उग्र होने लगा है, लोग अपने खून से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब सरकार के गले में एक हड्डी की तरफ हंसता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि सरकार इसको उगले या निगले। सरकार ने अपनी तरफ से एक राहत की बात करते हुए ये जरूर कहा कि हम कमेटी का गठन करते हैं और कमेटी के अध्यक्ष जो मनोहर कांत ध्यानी पूर्व सांसद बनाए गए हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन हकूकधारियों या पंडा पुरोहित समाज की अगर बात की जाए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो बोर्ड भंग करने से इतर किसी भी बात पर मानने को राजी नहीं है, और अगर इससे अलग कमेटी उनके कोई सुझाव मांगती है तो अजय भट्ट के बयान को अजीत एक सकारात्मक कदम समझा जाए कि अजय भट्ट इनिशिएटिव ले सकते हैं हकूकदारियों से बात करने का।
बिल्कुल, अगर अजय भट्ट की बात की जाए तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड प्रदेश का प्रतिनिधित्व वो केंद्र में करते हैं। ऐसे में अगर उत्तराखंड प्रदेश की कोई भी बातें आती हैं जो सीधे तौर पर भाजपा को परेशान करने का काम कर सकती हैं आने वाले चुनाव में, तो इसको लेकर वो जरूर एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि वो आगे आए और बात करें तमाम पंडा पुरोहित समाज से, जो चारधाम पंडा पुरोहितों की एक महापंचायत है उससे। लेकिन सरकार ने सीधे तौर पर कमेटी का गठन किया है और जो भी रिपोर्ट होगी वो कमेटी की अंतिम रिपोर्ट होगी, जिसके बाद खुद केंद्रीय मंत्री। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकारों पर जमकर हमला बोला। कहा, गाय और गंगा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इन सरकारों में न गंगा साफ हो पाई है, न ही गाय का सम्मान हो पाया। बीजेपी की दोनों ही सरकारें दुनिया की सबसे झूठी सरकार हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास करने के 2 पन्ने को फाड़ दिए हैं। वहीं शिवपाल के सवाल पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा कि उनकी पार्टी छोटा दल है और वो पहले भी कह चुके हैं कि छोटे दलों के साथ में अलायंस करेंगे। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।